अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू द बेस एकेडमी। बच्चों, मैं हूं आपका फिजिक्स इंस्ट्रक्टर अदील अख्तर और आज हम सेकंड ईयर फिजिक्स का जो हमारा सबसे पहला चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, हम उसके न्यूमेरिकल्स करने जा रहे हैं। बच्चों, न्यूमेरिकल का वर्ड जो ही सामने आता है तो बच्चे जो हैं वो फ़ौरन ही इसे भागते हैं। न्यूमेरिकल मुश्किल क्यों लगते हैं और बच्चे क्यों नहीं करना चाहते, उसकी बहुत सिंपल सी वजह है कि हम इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते। तो आज मैं आपको इस तरह से न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊँगा टिप्स और ट्रिक्स के साथ कि आइंदा कभी भी आपको न्यूमेरिकल्स बुरे नहीं लगेंगे, बल्कि आप उनको शौक के साथ सॉल्व करेंगे। तो तरीका क्या होगा हमारा? तरीका ये होगा कि सबसे पहले हम यहाँ पर दो हेडिंग्स देंगे, एक में लिखेंगे गिवन डेटा, एक में लिखेंगे कैलकुलेट, और यहाँ पर हम तीसरी हेडिंग देंगे सॉल्यूशन की। बच्चों, मैं आपके साथ स्टेटमेंट पढ़ूंगा और इस तरह से पढ़ूंगा कि अगर आपने स्टेटमेंट को समझ लिया तो यकीनन आप उस न्यूमेरिकल को बहुत ही आसानी के साथ सॉल्व कर लेंगे। सारा न्यूमेरिकल स्टेटमेंट से होता है। जिसको स्टेटमेंट समझ आ गई वो बड़ी आसानी से न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेगा और आप ये देखेंगे। जो भी चैप्टर आपने पढ़ा है उसमें जितनी क्वांटिटीज इस्तेमाल हुई हैं, ठीक है, जो लॉज हैं वहाँ पर उनके जो भी रिलेशंस हैं, आपने जो भी फार्मूलाई हैं या जितने भी फार्मूले हैं, आपने उनको न्यूमेरिकल करने से पहले एक दफ़ा एक पेज पे लिख के उनको रिवाइज़ कर लेना है। इसके अलावा एक छोटा सा काम ये करना है कि उस चैप्टर में जो कॉन्स्टेंट्स इस्तेमाल हुए हैं, जैसे कूलम कॉन्स्टेंट है या ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट है या मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मैस ऑफ प्रोटॉन है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, इस तरह के जो कॉन्स्टेंट्स हैं उनकी वैल्यूज़ आपने याद कर लेनी है। ये दो काम सिर्फ आपने करने हैं, एक पेज पर फार्मूले लिखने हैं और उनको थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेना है और साथ कॉन्स्टेंट की वैल्यूज़ याद कर लेनी है। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पर हम किस तरह से सॉल्व करते हैं एक एक न्यूमेरिकल को स्टेप बाय स्टेप। तो स्टार्ट करते हैं जी हम पहले न्यूमेरिकल से, और जैसे मैंने कहा कि हम उसकी स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। कंपेयर, क्या कंपेयर करें? मैग्नीट्यूड, किसका मैग्नीट्यूड? इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस। दो फोर्सेस हैं, दोनों का मैग्नीट्यूड कंपेयर करें ताकि आपको अंदाज़ा हो कि कौन स्ट्रांग है दोनों में से और कौन सी वीक है। तो बच्चों, कंपैरिजन के लिए अब ये चीज़ हमने कैलकुलेट करनी है, तो यहाँ पे आएगी। कंपैरिजन करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप उन दोनों की रेशो निकाल लें। रेशो निकाल के देखें, वहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा। अगर तो आंसर 1 से बड़ा आ रहा है, इसका मतलब है कि ऊपर वाली जो क्वांटिटी है वो बड़ी है। अगर आंसर 1 से छोटा है तो फिर नीचे वाली क्वांटिटी बड़ी है। तो ये सबसे सिंपल तरीका है रेशो वाला, हम भी रेशो निकाल के देखेंगे। अच्छा, ये दोनों फोर्सेस, जारी बात है कि ये फोर्स किसी पे लग रही है, जिस ऑब्जेक्ट पे लग रही है उसका जो मास है वो हमें दिया गया है जी 10 ग्राम। हमने इसको कन्वर्ट करना है किलोग्राम में, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? 10 को डिवाइड करेंगे 1000 पर, क्योंकि SI यूनिट किलोग्राम है तो हमें इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो 1000 पे हम इसको डिवाइड कर देंगे, ये आ जाएगा 0.01 किलोग्राम। ठीक है जी, ये उसका मास है। और चार्ज उसका गिवन है 20 माइक्रो कूलम, तो चार्ज उसका जो है दैट इज़ 20 माइक्रो, यानी कि 10 रेज टू द पावर -6 कूलम। अब जारी बात है कि ये फोर्स एक पार्टिकल पर लग रही है, ये दोनों फोर्सेस म्यूचुअल हैं, ग्रेविटेशनल भी और इलेक्ट्रोस्टैटिक भी। तो मतलब दूसरा पार्टिकल भी होना चाहिए जो फोर्स लगा रहा है। तो उन्होंने कहा है कि बाय एन आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट पर फोर्स लग रही है एक दूसरे ऑब्जेक्ट की वजह से जो इसके आइडेंटिकल है। अब आइडेंटिकल का मतलब है कि उसका मास भी इसके बराबर है और उसका चार्ज भी इसके बराबर है। इसका मतलब है कि हमें M1 M2 दोनों की जगह M लिखना होगा और Q1 Q2 दोनों की जगह क्या लिखना होगा? Q लिखना होगा। दैट इज़ प्लेस्ड 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द फर्स्ट। ठीक है, तो दोनों ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है बच्चों वो 10 सेंटीमीटर है, यानी कि एक यहाँ पड़ा है और दूसरा यहाँ पड़ा है और उनके दरमियान 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस हमारा यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है। अब हमने कैलकुलेट क्या करना है? FE ओवर FG। तो हमारे पास FE ओवर FG, बच्चों FE इलेक्ट्रिक फोर्स है, K Q1 Q2, हमें दोनों की जगह ही Q लिखना है, डिवाइडेड बाय R²। और FG क्या होता है जी? हमारे पास G M1 M2 दोनों की जगह ही M लिखना है, डिवाइडेड बाय R²। तो R² तो यहाँ पर हो गया सिंप्लीफाई। हमारे पास क्या बचा? ऊपर हमारे पास बच गया जी K। ठीक है जी, K हमारे पास क्या है? 9 × 10 रेज टू द पावर 9। जैसे मैंने बताया कि कांस्टेंट्स की वैल्यूज़ आपको याद रखनी है, तो K कूलम कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई बाय Q, ये Q का स्क्वायर हो जाएगा। और Q हमारे पास क्या है बच्चों? Q है 20 × 10 रेज टू द पावर -6 कूलम, इसका स्क्वायर ले लें, डिवाइडेड बाय G ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। बच्चों, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू हमारे पास 6.67 × 10 रेज टू द पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर।
तो वैल्यू पुट कर दें जी 6.67 इंटू 10 रेज टू द पावर -11 मल्टीप्लाई बाय एम, ये एम स्क्वेयर हो जाएगा और एम हमारे पास क्या है 0.01 होल स्क्वेयर। इसको सिंप्लीफाई करें, सिंप्लीफाई करने से हमारे पास आंसर आ रहा है 5.4। आप इसको कैलकुलेटर से कर लीजिएगा, 5.4 इंटू 10 रेज टू द पावर 14। एक चीज़ आपने याद रखनी है कि जो भी फाइनल आंसर आए उसके साथ यूनिट ज़रूर लिखना है, वरना नंबर कट जाएंगे। यहाँ पर यूनिट हमने इसलिए नहीं लिखा कि यूनिट है ही नहीं, उसकी वजह कि एफ ई और एफ जी सेम क्वांटिटीज़ की रेशो है, लिहाजा यहाँ पर यूनिट नहीं होगा। अच्छा, यहाँ से अब हमें क्या सबक मिला या क्या सीखा हमने ये सीखा कि एफ ई इज़ इक्वल टू, ये देखें एफ जी डिवाइड हो रहा है, एफ ई ओवर एफ जी डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 5.4 इंटू 10 रेज टू द पावर 14 मल्टीप्लाई बाय एफ जी। इसका मतलब है कि एफ ई जो है, जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, वो 10 रेज टू द पावर 14 टाइम्स लार्ज है किससे, एफ जी से, क्योंकि एफ जी के साथ ये फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फोर्स इज़ वेरी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये हमने कंपेयर कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं जी हम न्यूमेरिकल नंबर 3 की तरफ। अ पॉइंट चार्ज Q, हमारे पास एक पॉइंट चार्ज है Q, उसका जो मैग्नीट्यूड है उस पॉइंट चार्ज का Q इज़ इक्वल टू -8 इंटू 10 रेज टू द पावर -8 कूलम इज़ प्लेस्ड एट दी ओरिजिन। ये ओरिजिन के ऊपर पड़ा हुआ है। अब यहाँ पर हम बना लेते हैं जी एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसमें हमारे पास ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जी एक्सिस है, और चार्ज हमारा यहाँ पड़ा हुआ है ओरिजिन के ऊपर। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट। अब कैलकुलेट क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ जो चीज़ मुझे कैलकुलेट करनी है, मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। और कहाँ पे कैलकुलेट करनी है, 2 मीटर फ्रॉम दी ओरिजिन, यानी कि ओरिजिन से 2 मीटर के फासले पर फ़र्ज़ कर लें कि ये वो पॉइंट है जिस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं। इस पॉइंट को मैं पॉइंट पी का नाम दे रहा हूँ। उन्होंने साथ में बताया है ऑन द जी एक्सिस, ठीक है। ओरिजिन से 2 मीटर के फासले पर आपने ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है कि डिस्टेंस भी लिख लें कितना है जी, r इज़ इक्वल टू 2 मीटर। और यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं। हमने पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज़ इक्वल टू KQ बाय R स्क्वायर। अब K हमारे पास 9 इंटू 10 रेज टू द पावर 9, ये वैल्यू आपने याद करनी है। मल्टीप्लाई बाय Q हमारे पास है जी -8 इंटू 10 रेज टू द पावर -8 और डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर वो क्या हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें तो 4 2 ज़ा 8, हमारे पास ऊपर क्या बचेगा जी, ऊपर बचेगा हमारे पास -18 और 10 रेज टू द पावर 9 और ये 10 रेज टू द पावर -8, तो साथ में क्या बचेगा 10 रेज टू द पावर 1। इसको हम लिख सकते हैं -180, या अगर आप साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे तो -1.8 इंटू 10 रेज टू द पावर 2। और मैंने कहा कि यूनिट ज़रूर लिखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट हमारे पास क्या है, न्यूटन पर कूलम, तो ये साथ में हमने उसका यूनिट भी लिख दिया। अच्छा, अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ माइनस आ रहा है। अब इस माइनस की क्या सिग्निफिकेंस है, अगर आप गौर करें तो हमारा चार्ज नेगेटिव है। हमने पढ़ा था कि अगर चार्ज पॉजिटिव हो तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो आउटवर्ड होती हैं, और अगर हमारा चार्ज नेगेटिव हो, कोई आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज हमारे पास हो और वो नेगेटिव हो, तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं उनकी डायरेक्शन इनवर्ड होती है। इसका मतलब है कि इस पॉइंट पर जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस चार्ज का, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इनवर्ड होगी। अब ये वाली डायरेक्शन अगर आप गौर करें तो ये डायरेक्शन है नेगेटिव जी एक्सिस। जी एक्सिस में हमारा यूनिट वेक्टर क्या होता है, k, और नेगेटिव जी एक्सिस में क्या होगा, -k। इसका मतलब हम यूँ भी लिख सकते हैं -1.8 इंटू 10 रेज टू द पावर 2, ये माइनस आप यहाँ शिफ्ट कर दें -k, और अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये वेक्टर फॉर्म में आ गई है। तो हमने यहाँ पर ये बता भी दिया है कि इस फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ है, नेगेटिव जी एक्सिस की तरफ है, और इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, 180 या 1.8 इंटू 10 रेज टू द पावर
2 न्यूटन पर कूलम। तो बच्चों ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 3। आई होप कि समझ आया होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और वीडियो अच्छी लग रही है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, हमारा चैनल रिकमेंड कर दें। आगे बढ़ते हैं जी हम न्यूमेरिकल नंबर 4 की तरफ। वही तरीका, पहले स्टेटमेंट पढ़ेंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल 4 है बच्चों, डिटरमिन द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या निकालना है जी, हमें पता चल गया इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना हमने, तो यहाँ पे लिख लेते हैं जी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है एट द पोजीशन। ठीक है जी, हमें एक पोजीशन बता दी। ठीक है जी, लेट सपोज कि हम यहाँ पर बना लेते हैं जी, ये हमारा ओरिजिन है। ठीक है, और ये वो पॉइंट है जहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं। इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है r, वो हमें यहाँ पर दे दिया गया है। r इज़ इक्वल टू 4i + 3j। r इज़ इक्वल टू 4i + 3j, और ये किस में है जी, मीटर्स में। कॉज्ड बाय अ पॉइंट चार्ज। यहाँ पर जो फील्ड हमने कैलकुलेट करना है पॉइंट P पे, ये फील्ड एक पॉइंट चार्ज की वजह से है। उस पॉइंट चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है हमारे पास Q, दैट इज़ इक्वल टू 5 × 10⁻⁻⁻6 कूलम प्लेस्ड एट ओरिजिन। यहाँ पर पड़ा है चार्ज। इस चार्ज की वजह से पॉइंट P पर हम क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो चलिए सॉल्व करते हैं बच्चों। यहाँ पर हम यूनिट वेक्टर भी बना लेते हैं। ये हमारा पोजीशन वेक्टर है और r जो है हमारा यूनिट वेक्टर है। इस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं, और वो किस डायरेक्शन में होगी, वो r यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन में होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास किसके बराबर होता है जी, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास बराबर होता है KQ/r² और r यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पर हमें K तो पता ही है, Q गिवन है, R भी गिवन है, लेकिन R यूनिट वेक्टर नहीं है। तो पहले हम R यूनिट वेक्टर कैलकुलेट कर लेते हैं। R यूनिट वेक्टर इज़ इक्वल टू R वेक्टर ओवर वेक्टर मैग्नीट्यूड। तो R का जो मैग्नीट्यूड है आप यहाँ पर निकाल लीजिए। R मैग्नीट्यूड इज़ इक्वल टू 4² + 3²। ये बच्चों 25 हो जाएगा, और 25 का अंडर रूट हमारे पास क्या आएगा, 5। तो इसका मतलब है कि r यूनिट वेक्टर जो है दैट इज़ इक्वल टू r वेक्टर, वो क्या है हमारे पास 4i + 3j डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड, वो हमने क्या निकाला है जी, 5। अब यहाँ पर वैल्यूज़ आप पुट कर सकते हैं। e इज़ इक्वल टू k 9 × 10⁻⁹ मल्टीप्लाई बाय q हमारे पास क्या है 5 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय r²। बच्चों r हमारे पास क्या आया है 5, तो 5 का स्क्वायर आ जाएगा 25। इसको मैं ऐसे ब्रैकेट में लिख लेता हूँ, और उसके बाद है r यूनिट वेक्टर। तो ये आपने r यूनिट वेक्टर यहाँ पे कैलकुलेट किया है, ये आ जाएगा हमारे पास 4i + 3j डिवाइडेड बाय 5। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लें। ये देखें यहाँ पे हमें 5 के साथ ये 5 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ऊपर हमारे पास क्या बचेगा, ऊपर हमारे पास बचा 10⁻⁹ और 10⁻⁻6। तो क्या बचेगा 10⁻3। तो 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻3, तो ये 9000 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 25। और ये जो 4i + 3j है, इसको हम अभी सॉल्व नहीं करेंगे। इसको सॉल्व करके जो भी फाइनल आंसर आएगा उसको हम इसके साथ सॉल्व करेंगे। तो 25 3 = 75, और हमारे पास आ जाएगा जी 6। ठीक है जी, तो आंसर क्या आ गया जी 360। 9000 को आप 25 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जी 360। 360 को मल्टीप्लाई कर दें 4i + 3j के साथ, तो 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1440, और साथ में i प्लस इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 1080j। तो ये हमारे पास निकल आया इलेक्ट्रिक फील्ड, और यहाँ पर यूनिट लिखना नहीं भूलना, न्यूटन पर कूलम। इस पॉइंट पर जहाँ पर हमें कहा गया था हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर दिया। आई होप कि आपको समझ आई होगी। बढ़ते हैं न्यूमेरिकल नंबर 5 की तरफ। जी बच्चों, तो अब हम पहुंच चुके हैं न्यूमेरिकल नंबर 5 पर। तो जैसे मैंने आपको समझाया कि हम इसकी स्टेटमेंट को पढ़ेंगे, और इंशाल्लाह अगर हमें स्टेटमेंट समझ आ गई तो न्यूमेरिकल हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलते हैं जी 5वें न्यूमेरिकल की तरफ, और इसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, और स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग फिर हमें समझ आएगा। स्टेटमेंट इसकी कुछ यूँ है, 2 पॉइंट चार्जेस, यानी कि हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं।
Q1 एंड Q2 दोनों का मैग्नीट्यूड दिया है। Q1 चार्ज नेगेटिव है, Q2 चार्ज पॉजिटिव है। इनका मैग्नीट्यूड माइक्रो कूलम्स में हमें दिया गया है। इसका भी यूनिट मैंने नहीं लिखा, तो इसका भी यूनिट आप लिख लें। सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर, और इन चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस कितना है हमारे पास 3 मीटर। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं जी, ये हमारे पास Q1 है और ये हमारे पास Q2 है, जबकि इनके सेंटर्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर है। हमसे कहा गया है फाइंड एंड जस्टिफाई द ज़ीरो फील्ड लोकेशन। ज़ीरो फील्ड लोकेशन आपने फाइंड करनी है। तो एक बात आप अपने जहन में रख लें कि अगर चार्जेस लाइक चार्जेस हों, ठीक है, तो फिर तो ये पॉसिबिलिटी होती है कि उनके दरमियान में कहीं पर फील्ड ज़ीरो होगा। लेकिन अगर अनलाइक चार्जेस हैं, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, तो उस सूरत में इस रीजन में, उनके दरमियानी रीजन में, या वो लाइन जो इन दोनों के सेंटर को मिला रही है, इस लाइन के ऊपर तो कहीं पर भी फील्ड ज़ीरो नहीं होता। फिर फील्ड ज़ीरो कहाँ पर होता है? वो चार्ज जिसका मैग्नीट्यूड कम है उसकी साइड पर किसी पॉइंट पर ज़ीरो होता है। तो हम वो पॉइंट यहाँ पर फ़र्ज़ कर लेते हैं कि ये वो पॉइंट है, पॉइंट P, जहाँ पर हमारा फील्ड ज़ीरो है, और इस पॉइंट P का जो डिस्टेंस है Q1 से वो x है। अब देखें, इस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम Q1 इज़ x, तो हम इसको कह देते हैं जी, ये सेपरेशन कर लें, इसको D कह दें, और डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट जहाँ पर फील्ड ज़ीरो है Q1 से, उसका डिस्टेंस R1 इसको कह दें, और ये किसके बराबर है? x के बराबर है। अब Q2 का जो डिस्टेंस है पॉइंट P से, उसको आप R2 कह दें, और ये डिस्टेंस निकाल लें। देखिए Q2 से लेकर Q1 तक तो 3 है, अब Q1 से इस पॉइंट तक x है, ठीक है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 3 + x। तो ये टोटल डिस्टेंस बन गया हमारे पास 3 + x। इसका मतलब है कि Q2 से जो डिस्टेंस है वो 3 + x, और हमारे यूनिट्स जो हैं वो मीटर्स में हैं, तो हम इसको x मीटर कह लेते हैं और इसको 3 + x मीटर कह लेते हैं, ठीक है। अब देखिए कंडीशन उन्होंने हमें बता दी कि ज़ीरो फील्ड, फाइंड एंड जस्टिफाई, वो लोकेशन मालूम करें जहाँ पर फील्ड ज़ीरो है। इसका मतलब है कि वहाँ पर फिर Q1 का फील्ड और Q2 का फील्ड सिमिलर होगा, यानी कि उसकी वैल्यूज़ सेम होंगी। इसका मतलब है कि इस पॉइंट पर फिर E1 जो कि Q1 की वजह से है, ये इक्वल होना चाहिए E2 के, जो कि Q2 की वजह से है। बच्चों हमने पढ़ा E किसके बराबर होता है? तो E हमारे पास बराबर होता है KQ/R, ठीक है जी, R²। KQ1 ये E1 है, तो Q1 R1, और ये E2 है, तो यहाँ पर आएगा Q2, और नीचे हमारे पास आ जाएगा R2 का स्क्वायर। अब आप गौर करें कि यहाँ पर K और K क्या हो सकते हैं? कैंसिल हो सकते हैं। यहाँ हमारे पास क्या बचा? Q1 बचा, और Q1 हमारे पास क्या है? ये नेगेटिव चार्ज है, 1 × 10⁻⁻⁶। हम सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे यहाँ पर, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 1 × 10⁻⁻�6 डिवाइडेड बाय R1। R1 हमारे पास क्या है जी? x है, तो ये आ जाएगा x² इज़ इक्वल टू Q2, तो Q2 हमारे पास क्या है? 4 × 10⁻⁻�6, और डिवाइडेड बाय R2 हमारे पास है 3 + x होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर भी 10⁻⁻�6 और 10⁻⁻�6 ये तो कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास यहाँ बचेगा 1/x² इज़ इक्वल टू 4/3 + x होल स्क्वायर। अब आप दोनों तरफ अंडर रूट ले लीजिए, यहाँ भी अंडर रूट ले लीजिए और यहाँ भी अंडर रूट ले लीजिए, तो 1 का अंडर रूट तो 1 ही आएगा, x² का अंडर रूट x आएगा, तो ये आ जाएगा 1/x इज़ इक्वल टू 4 का 2 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 3 + x स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 3 + x मल्टीप्लाई बाय 1, हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास आएगा जी 3 + x और 2x, तो हमारे पास फाइनली क्या बचा? हमारे पास बचा 3 + x इज़ इक्वल टू 2x। अब आप ऐसा करें, ये x प्लस हो रहा है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, और यहाँ क्या बचा? 3। अब 2x में से x को माइनस करें, हमारे पास बचा x इज़ इक्वल टू 3, या आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं x इज़ इक्वल टू 3 मीटर। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया जी? हमारे पास आंसर आ गया x इज़ इक्वल टू 3 मीटर, यानी कि ये डिस्टेंस Q1 से कितना है? 3 मीटर है, जहाँ पर हमारा फील्ड ज़ीरो है। आई होप कि ये समझ आ गया है। अब आगे बढ़ते हैं जी, हम न्यूमेरिकल नंबर 6 की तरफ, उसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं और स्टेटमेंट को समझ के इसको सॉल्व करते हैं। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ
क्या निकालना है हमने? टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड टू होल्ड सस्पेंडेड अ पार्टिकल। एक पार्टिकल को हमने सस्पेंड करना है जिसका मैस हमें गिवन है। क्या मैस है जी? 1.0 इंटू 10⁻⁻⁶ एंड चार्ज, और उस पर चार्ज कितना है जी? 1 माइक्रो कूलम। तो मैंने माइक्रो को लिख लिया 10⁻⁻⁶ बिटवीन टू प्लेट्स, यानी कि इस पार्टिकल को सस्पेंड कहाँ करना है? दो प्लेट्स के दरमियान, जिन प्लेट्स के दरमियान सेपरेशन 10 सेंटीमीटर है। तो पहले तो हम यहाँ पर वो प्लेट्स बनाते हैं। ये चार्ज पॉजिटिव है, इसको हमने सस्पेंड करना है। तो यहाँ पर फ़र्ज़ कर लें कि हमारे पास दो प्लेट्स हैं, ठीक है जी। इस प्लेट पर हम सपोज़ कर लेते हैं कि नेगेटिव चार्ज है और इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है। अगर यहाँ पर किसी पार्टिकल को हमने सस्पेंड करना है, बेसिकली इस पार्टिकल के ऊपर दो फोर्सेस लग रही होंगी। एक इलेक्ट्रिक फोर्स जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में है और ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। ये सस्पेंड तभी होगा जब दोनों फोर्सेस क्या हो जाएंगी? जब FE और FG इक्वल हो जाएंगी। इलेक्ट्रिक फोर्स किसके बराबर होती है? ये QE के बराबर होती है। ग्रेविटेशनल फोर्स किसके बराबर होती है? ये mg के बराबर होती है। यहाँ से हमने कैलकुलेट क्या करना है? हमने E कैलकुलेट करना है जो कि बराबर आएगा mg/q, ठीक है जी। अब यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करें। मैस क्या है उसका? 1 इंटू 10⁻⁻⁶ मल्टीप्लाई बाय जी हमारे पास क्या होता है? 9.8 और डिवाइडेड बाय क्यू, चार्ज में गिवन है 1 इंटू 10⁻⁻�6। ये हो जाएंगे सिंप्लीफाई और हमारे पास जो बचेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ इक्वल टू 9.8 और इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट क्या है? न्यूटन पर कूलम भी है, वोल्ट पर मीटर भी है। जो भी आपको अच्छा लगे वो आप लिख सकते हैं। न्यूटन पर कूलम भी और वोल्ट पर मीटर भी, दोनों यूनिट्स जो हैं वो इक्वल हैं। तो ये हमारे पास है जी कि हम कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड हो कि हम इस पार्टिकल को सस्पेंड कर सकें। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये फोर्स होगी। जब ये फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ बैलेंस होगी तो हमारा पार्टिकल सस्पेंड हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं जी हम न्यूमेरिकल नंबर 7 की तरफ। स्टेटमेंट पढ़ते हैं जी सबसे पहले। अ पार्टिकल हैविंग अ चार्ज ऑफ 20 इलेक्ट्रॉन्स। बच्चों एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो E होता है और E आपको पता है किसके बराबर होता है? E हमारे पास बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻19 कूलम। इस वैल्यू को हम फंडामेंटल वैल्यू ऑफ चार्ज भी कहते हैं। इसके अलावा इसे क्वांटा ऑफ चार्ज भी कहा जाता है। अच्छा जी, तो एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो E के बराबर होता है। तो हमें जो पार्टिकल दिया है उस पर जो चार्ज है वो 20 E है, ठीक है जी। अ चार्ज ऑफ 20 इलेक्ट्रॉन्स ऑन इट फॉल्स थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट। और एक ऐसे रीजन में वो फॉल कर रहा है जहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस 100 वोल्ट है। तो ये देखिए जी, पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास क्या आ गया? 100 वोल्ट आ गया, ठीक है। कैलकुलेट द एनर्जी एक्वायर्ड बाय इट इन इलेक्ट्रॉन। तो जो एनर्जी ये गेन करेगा उस एनर्जी को आपने कैलकुलेट करना है जूल में नहीं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। स्टेटमेंट पे गौर करें, अगर आपको यहाँ पर ये ना कहा जाता कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैलकुलेट करें तो फिर आपने जूल में भी कर सकते थे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी, लेकिन चूंकि अब यहाँ पर बता दिया गया तो यहाँ पर आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही कैलकुलेट करनी है। बच्चों हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाला टॉपिक, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है हमारे पास क्या होता है? एनर्जी गेन और लॉस्ट बाय द इलेक्ट्रॉन विच इज़ इक्वल टू Q del V। इसमें Q जो है वो हमारे पास चार्ज है और ये चार्ज 20 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर चार्ज है। डेल V पोटेंशियल डिफरेंस हमारे पास यहाँ पे 100 वोल्ट्स है। तो इसको मल्टीप्लाई कर लें तो ये हमारे पास आ गया 2000 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये काइनेटिक एनर्जी है जो गेन करेगा हमारा पार्टिकल। अब इसको हम वैसे तो यहाँ तक आंसर बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम इसको साइंटिफिक नोटेशन में भी लिख सकते हैं 2 इंटू 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बच्चों इस वीडियो में हमने सिर्फ 7 न्यूमेरिकल्स किए हैं। नेक्स्ट, क्योंकि वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो रही थी इसलिए वीडियो को शॉर्ट रखने के लिए नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह बाकी के न्यूमेरिकल्स करके इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।